नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। हम हमारे चैनल पे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनकी सफलता की कहानियां साझा करते हैं। तो उसी तरीके से आज के हमारे एपिसोड के अंदर हमारे खास मेहमान हैं राम मनोहर जी, जिन्होंने एक छोटे से ट्यूशन सेंटर से लेके एक प्रतिष्ठित स्कूल को जो है इन्होंने अपनी सफलता में हासिल करी है। तो आज की वीडियो में हम उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने कैसे जो है कितना स्ट्रगल किया अपनी स्टोरी के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखना, बहुत सारी नई चीजें जो आपको जानने में मिलेंगी। तो मैं स्वागत करता हूँ राम। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट। नमस्कार लोकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, मैं जो है सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कब आपका जन्म हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में आपका कब से इंटरेस्ट बना स्टार्ट हुआ। मेरा जन्म 1987 में करसोड़ा गांव में हुआ, जो कि अपने जींद डिस्ट्रिक्ट में आता है, जुलाना ब्लॉक में आता है। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा भी करसोड़ा से हुई है। बाद में 1998 में 1998 में हम करसोड़ा से जुलाना शिफ्ट हो गए और उसके बाद जुलाना ही रह रहे हैं। उसके बाद से आप जुलाना में रहे। तो आपने जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है सर? आप क्वालिफिकेशन मैंने केमिस्ट्री से एमएससी किया, बीएड किया। उससे पहले मैंने एक +2 के बाद एक बार डिप्लोमा फार्मेसी भी किया था। जी सर। केमिस्ट शॉप जिसमें हम करते हैं दवाई की। अच्छा, केमिस्ट। हाँ। तो सर, जैसे आपने अभी कह रहे हो कि आपने से डिप्लोमा भी किया है और केमिस्ट्री से आप एमएससी करके आए हो, तो एजुकेशन फील्ड में आपका इंटरेस्ट कैसे बना, कैसे मन किया कि भाई मेरे को एक टीचर बनना चाहिए? जो मेरी 10th क्लास के बाद की जो है, जो 10th क्लास जब मैंने की, तो एक बार तो मैंने सोचा था कि मैं दुकानदार बनूंगा, शॉपकीपर बनने की मेरी इच्छा थी। और कपड़े की जो दुकान है मेरे चाचा करते थे, उसमें मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि मैं भी कपड़े का विक्रेता बनता हूँ, वे कपड़े की दुकान करते हैं। ठीक है। लेकिन फिर क्योंकि घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं वो करूँ, तो वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने 11th क्लास में मेडिकल साइड ले ली, लेकिन 11th क्लास में मैं फेल हो गया। तो उसके बाद जब मैं फेल हुआ तो मैंने दोबारा 11th क्लास में एडमिशन लिया सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। एक बहुत ही अच्छा स्कूल था, उस समय हरियाणा का माना हुआ स्कूल था, SM स्कूल, सिबामल हिंदू हाई स्कूल था जी। तो मैंने वहां पर एडमिशन लिया। तो वहां जब मैंने एडमिशन लिया तो वहां जाने के बाद मेरा जो साइंस के सब्जेक्ट थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुआ और मैंने 11th क्लास में ही सोच लिया था कि मैं टीचर ही बनूंगा। तो आपको 11th क्लास से रियलाइज हो गया था कि मैं टीचर ही बनूंगा? मेरा इंटरेस्ट उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था कि मैं टीचर ही बनना है। तो जैसे अब जो आपकी जो टीचर वाली जर्नी है, उसका सबसे पहला स्टेप आपने कब रखा, कैसे रखा, कब से पढ़ाना स्टार्ट किया उस टाइम पे? 2007 जो है, 2007 के नवंबर में मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी। मैंने टीचिंग शुरुआत में जब स्टार्ट की तो की थी पॉकेट मनी के लिए टीचिंग स्टार्ट की थी जी। क्योंकि मैं उसमें मैंने नीट का एग्जाम दिया था, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो घर वालों के सामने थोड़ा सा मतलब इंसल्टेड महसूस हुआ कि मैंने उनके जो सपने थे उनको तोड़ दिया। तो मैंने कभी घर वालों से फिर पैसे नहीं मांगे, लेकिन पॉकेट मनी कॉलेज में जैसे सभी बच्चे जाते हैं, तो मैं फार्मेसी करता था, तो मेरे कोई पॉकेट मनी की जरूरत थी। तो मैंने काफी सारे ट्राई किया। मैंने 1000 रुपए की नौकरी के लिए भी बहुत जगह ट्राई किया। तो मुझे 1000 पर मंथ की भी जॉब मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिली। जब मुझे वो नहीं मिली तो फिर मैं आया टीचिंग के फील्ड में। हमारे पड़ोस में कुछ बच्चे थे जो उस समय 11th क्लास में थे, गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर ट्यूशन की जरूरत हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, मैं तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। तो धीरे धीरे वो पहले एक बच्चा आया, उसके बाद 2-3 महीने के बाद वो 2-3 बच्चे हो गए। उसके बाद तो बस फिर 20, 50, 100, 200, 300 तक भी मैंने ट्यूशन में बच्चे यहाँ पर पढ़ाए। तो फिर वो आपकी स्टार्टिंग होती चली गई, बच्चे बढ़ते। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे अब आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, अच्छी खासी आपके पास स्टूडेंट्स की गैदरिंग भी हो रही थी, आपका बैच का जो लेवल बढ़ता भी जा रहा है, तो क्या कभी आपने कुछ ऐसा फील किया कि जिससे आपको ये लगा हो कि भाई बच्चे मेरे को जज कर रहे हैं, या कभी आप मार्केट में कहीं जा रहे हो तो आपने किसी से सुन लिया हो कि भाई वो जो टीचर राम मनोहर है वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा, किसी पेरेंट्स के मुंह से? कभी कोई ऐसा सीन आपकी लाइफ में हुआ? नहीं, ऐसा तो एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ कि कभी ऐसा सुनने को मिला हो कि वे अच्छा नहीं पढ़ाता या स्टूडेंट ने उस लेवल या उस तरीके से मेरे को जज किया हो। ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस मैंने नहीं देखा। हाँ, कोरोना के बाद कुछ टाइम ऐसा आया था कि मेरे लाइफ में काफ़ी संघर्ष रहे। तो 1 साल एक लगभग ऐसा रहा जिसमें मैं काफ़ी सारे पीरियड जो मेरे थे स्कूल में, मेरी क्लासेस में मिस हो गए। तो उसके बाद मैंने जरूर सुना 1-2 काफ़ी लोगों से कि भाई राम मनोहर में अब वो बात नहीं रही है, वो पढ़ाता नहीं, दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। लेकिन वो 1 साल था। उस 1 साल के बाद मैंने वापस से, क्योंकि जो अपने प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व किया, और उसके बाद फिर से उसी ट्रैक पे, और सारी चीजें उसके बाद से स्मूथ ही चल रही। एक और क्वेश्चन जो है मेरा आपसे है कि
जब आप टीचिंग कर रहे थे तो क्या कभी ऐसा भी फील हुआ कि भाई मैं किसी गलत फील्ड के अंदर एंटर कर गया हूँ, टीचिंग छोड़ने का मन किया हो? हाँ, एक बार बड़ा स्टार्टिंग में मैंने इस चीज़ को फील किया है। 2009 में ही फील किया मैंने इसको। जी 2009 में मैं एक ट्यूशन सेंटर था, वहाँ पर पढ़ाता था। तो जब मैं वहाँ पढ़ा रहा था तो मैंने एक और फ्रेंड के साथ मिलके अपना ट्यूशन सेंटर खोलने के बारे में सोचा। अच्छा तो जब मैंने अपना ट्यूशन सेंटर खोलने का प्लान बनाया मिड सेशन में, और मैंने उसको स्टार्ट भी कर दिया। ठीक है। तो जो पहले वाला ट्यूशन सेंटर था वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया, क्योंकि वो हम दोनों ही थे, मैं था हाँ, और एक साथी थे, ठीक वो है। मैथ पढ़ाते थे, हम दोनों ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे थे वहां पर। तो हम दोनों के जाने से वो ट्यूशन सेंटर एकदम से धराशायी हो गया। और फिर मेरे को ये फील हुआ कि भाई मैं मतलब ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ कि भाई किसी चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन को एकदम से ऐसे बीच में छोड़ के बंद करके मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करना चाहता हूँ, ये मोरली सही नहीं है। तो उस टाइम मेरे को फील हुआ था अगर मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, मेरे को तो लोगों में नैतिकता डेवलप करनी है, जी सिखाना उनको, जी और मैं खुद लालच में आकर और ऐसा काम कर रहा हूँ, तो मुझे वो लगा गलत। तो फिर मैंने अपना ट्यूशन सेंटर भी नहीं खोला था, फिर मैंने खोला नहीं, उसको वहीं छोड़ दिया और वापस से उसी ट्यूशन सेंटर को ज्वाइन कर लिया 2 महीने के बाद। और उसको कंप्लीट फिर मैंने वहां पर पढ़ाया और अगले 1-2 साल तक और मैंने वहां पर पढ़ाया, जब तक उन्होंने खुद अपना बिजनेस चेंज करने का मन नहीं बनाया और वो लोग यहाँ से शिफ्ट नहीं हो गए दूसरी जगह जो लोग उस ट्यूशन सेंटर को चलाते थे। ठीक है। अभी जैसे अभी एट प्रेजेंट की मैं बात करूं, अभी 2024, तो आपके स्कूल में कितने सारे बच्चों की स्ट्रेंथ है, स्टाफ कितने वहां पे काम कर रहा है, और नाम क्या है आपके स्कूल का? स्कूल का नाम अभी है SM इंटरनेशनल स्कूल। मैंने जो एकेडमी चलाई है वो SRM इंस्टीट्यूट के नाम से चलाई है, जी और चाह रहा हूँ कि मैं जो एकेडमी स्कूल है उसका नाम भी वापस से ही SRM करूँ, क्योंकि ये नाम मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ठीक इसमें है। हमारे परिवार का काफी सारी पीढ़ियों के नाम एक साथ आ जाते हैं। अच्छा अच्छा इसमें SRM का मतलब होता है श्री राम मेमोरियल। जी जो राम हमारे परिवार की 4 पीढ़ियां हैं, हाँ जिनके सबके नाम में राम आता राम है, आता 4 जनरेशंस में ऐसा होता ठीक है। है। तो मैं चाहता हूँ उसी नाम से, और अभी स्कूल काफी अच्छा चल रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और लोगों का जो सहयोग रहा उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। कोरोना में स्कूल स्टार्ट किया था, आज स्कूल में 800 से ज्यादा बच्चे हैं और 60 से ज्यादा जो स्टाफ है काम कर रहा है। वो हम एक परिवार की तरह समझते हैं हम सबको। यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई ओनर नहीं है, यहाँ सब ये क्या है, साथी हैं, एक परिवार है जो काम कर रहा है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से 60 परिवार ऐसे हैं जिनका परिवार यहाँ से चल रहा है। तो देखो, मैं भी राम मनोहर जी को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इन्होंने अपने सिस्टम के अंदर ऐसी पॉलिसीज डेवलप कर रखी हैं कि लोगों को ये फील ही ना हो कि हम कहीं किसी बॉस के अंडर या किसी लीडर के अंडर हम काम करें, या हम किसी प्रेशर के अंदर काम करें। जैसा कि सर हमें बता रहे हैं, परिवार की तरह लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं सर को जो है, जैसा कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उस टाइम पे कभी फैमिली ने आपको प्रेशराइज किया कि भाई आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट ना करके आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? हाँ, रहा है। 2010, 9, 11 का ये जो 3 साल का समय रहा है, हाँ जी वहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे ऊपर काफी प्रेशर था। ठीक है और खुद मेरी भी एक बार इच्छा हुई थी कि गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं, मैं रिलैक्स लाइफ रहेगी। ठीक है और मैंने जो फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई भी किया था। जी लेकिन जब मैं फार्मासिस्ट का इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो वहाँ जो मुझे फील हुआ, वहाँ जो इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने उनसे बहस भी की और उसी दिन क्रॉस कर दिया था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी अप्लाई नहीं करूंगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ मुझे बड़ा इंसल्टिंग फील हुआ था। वो एक लंबी स्टोरी है, उसे इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैंने उसी दिन बस ये क्रॉस कर दिया था कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, लाइफ जैसी भी हो देखेंगे जीवन में क्या रहता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब हम नहीं करेंगे। ठीक है। अभी जैसे आप अभी एक अच्छे खासे स्कूल के, प्रतिष्ठित स्कूल के ओनर हैं, तो आपकी जो स्कूल की जो जर्नी रही उसमें सबसे जो कड़ा मुश्किल भरा समय वो कब आया, और उस टाइम पे कैसा अनुभव रहा आपका? मुश्किल भरा जो समय है 2 बार आया। जब मैंने सन 2012 में एक बार एकेडमी स्टार्ट की थी, ठीक है तो एकेडमी के लिए मैं जगह देख रहा था, मुझे जगह मिली नहीं सही तरीके से। तो मैंने अपने घर में एकेडमी खोलने का सोचा। मैंने रहने के लिए घर ले लिया रेंट पर और अपने घर को एकेडमी बना लिया। अच्छा। लेकिन उसमें भी 2 ही कमरे थे, तो फिर मुझे लगा भाई 1-2 कमरे की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट फ्लो अच्छा था। ठीक है तो उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे को पैसे की जरूरत थी और मैंने कई जगह से ट्राई किया। तो मेरे को पैसे अरेंज करने में कंस्ट्रक्शन के लिए वो बड़ा दिक्कत हुई थी, क्योंकि उस समय मेरे पास फाइनेंस का शॉर्टेज था। हाँ
और दूसरा जो है मुझे महसूस हुआ कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना जब आया, जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था तो उसी समय कोरोना आया मेरे पे 2020 में, 1 अप्रैल 2020 से स्कूल स्टार्ट करना था। ठीक है। और ये 19 मार्च से कोरोना वाला सिस्टम शुरू हो गया अच्छा, स्कूलों के स्कूल लिए। स्टार्ट करने से पहले कोरोना आ गया। हाँ, और वो जो पूरा साल और उससे नेक्स्ट ईयर 2 साल कोरोना ने बर्बाद किए, जिसमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस मेरे को हुआ। लेकिन मैंने कभी भी स्टाफ की सैलरी नहीं रोकी। स्टाफ को जो सैलरी मैं पे कर पाया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 50% सैलरी हमने उस टाइम में भी पूरे स्टाफ को दी। मेरे को कितना भी लॉस हुआ, मैंने 8-7 साल में एकेडमी से जो अर्न किया था, मैंने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह जो थी वो सब सेल कर दिया। लेकिन मैंने जो अपने साथी थे, जो बड़ा जी। विश्वास करके मेरे साथ जुड़े थे, जी। उनको मैंने सैलरी जरूर दी। तो वो जो कोरोना के बाद के जो 2 साल थे, वो बहुत 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 ज्यादा टफ रहे हैं मेरे। अभी जैसे आप बता रहे थे कि भी 2 साल जो लॉकडाउन के थे उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल भरा आपका समय रहा, उस टाइम पे कभी ऐसा लगा कि भाई इससे आगे बढ़ना मुमकिन है कि बस अब और नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं लगा कि, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये वो हो जाएगा कि मैं खुद की पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने मन में कई बार जब डिसीजन लेता हूँ तो वो इंटरनली स्ट्रोंग है। मुश्किलें आ जाती हैं लेकिन मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करता। जिस दिन मैंने एकेडमी को ऑफ करके स्कूल का डिसीजन लिया था, उस दिन ये डिसीजन फाइनल था। कोरोना आया, मेरे को पता था कि ये 1 साल 2 साल के बाद ये चीज खत्म होगी। और जब ये खत्म होगी तो मुझे अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट था कि दोबारा से जब स्कूल स्टार्ट होगा तो हमारा स्कूल प्रोग्रेस करेगा, डेफिनेटली प्रोग्रेस करेगा। और वो चीजें हुई भी, प्रोग्रेस भी किया और लोगों ने ट्रस्ट भी किया। तो मेरे मन में ये कभी नहीं आया कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरे को तो अगला सवाल रामनूर जी मेरा आपसे ये है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ लाइफ में कि आपने कोई डिसीजन ले लिया, उसको लेने के बाद आपको पछतावा फील हुआ, रिग्रेट फील हुआ हो? हाँ है। मैंने कोरोना का जो समय था जी। जिस समय में काफ़ी, क्योंकि मैं सैलरी दे रहा था, फीस नहीं आ रही थी, स्कूल की जो बिल्डिंग है उसका रेंट जा रहा था, जो कई व्हीकल्स हैं, मतलब काफ़ी सारे एक्सपेंसेस, घर के एक्सपेंसेस एज इट इज़ थे। तो फाइनेंशियली जो है मैं लगातार नीचे जा रहा था और फाइनेंशियल बर्डन में फील करने लगा। तो उस टाइम मैंने पार्टनरशिप का डिसीजन लिया था। नाम तो मैं नहीं लूँगा। मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड जिनको मैं अपने लाइफ में अपना सबसे अच्छा फ्रेंड मानता था, और एक बड़े सोशली बड़े मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके साथ मैंने यहाँ पर पार्टनरशिप की थी स्कूल में, जो मेरे जीवन का सबसे खराब डिसीजन रहा है। मैं मानता हूँ अगर वो चीज़ भी मैंने नहीं की होती शायद आज लाइफ कुछ और होती। लेकिन फिर भी अगर वो चीज़ भी हुई तो उससे भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज तो मैं अब उसके लिए भी मतलब अपने माइंड से उस चीज़ को भी निकाल चुका हूँ। ठीक है, जैसे अभी एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, आपने बताया कि काफी मुश्किल भरा समय आपके जीवन में रहा भाई, खासकर कोरोना के टाइम पे रहा। तो उस टाइम पे कितने ऐसे लोग थे जो आपको छोड़ के चले गए, आपका साथ नहीं दिया, और कितने लोग ऐसे थे भाई जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे हर टाइम पे? देखो, जब कोरोना का जो समय आया, जब और मैंने जो पार्टनरशिप वाला आपको बताया था, वहां पर पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट में मुझे बहुत बड़ी अमाउंट स्कूल को बचाने के लिए वहां देनी पड़ी जी। तो फाइनेंशियली बर्डन मेरे ऊपर बहुत बड़ा आ गया था। और वो फाइनेंशियल बर्डन जब ये बात मार्केट में गई कि भाई राम मनोहर तो इतना अंडर है, भाई इतना फाइनेंशियल बर्डन में है और उसको इतना बड़ा लॉस हो गया, तो मेरा जो लगभग फ्रेंड सर्कल था धीरे धीरे उन सब ने साथ छोड़ दिया। मेरी फैमिली थी वो मेरे से दूर हो गई, तो परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ा, दोस्तों ने भी साथ छोड़ा। तो जो मैं मतलब कहूँगा कि एक तो जो मेरी सिस्टर है, जो मेरी रियल सिस्टर है, उनके जो ससुर जी हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है उस फाइनेंशियल बर्डन में। और मैं 2 दोस्तों का नाम विशेष रूप से यहाँ लेना चाहूँगा, नाम के साथ, एक देवेंद्र लाठर जी और एक वीरेंद्र लाठर जी। उन्होंने मतलब जो मेरी हेल्प की है इस दौरान, मतलब वो मैं अब शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो इस खराब समय में जब हर एक लोग मेरे से मतलब दूर जा रहे थे, सबको ये डर था कि राम मनोहर को मैंने पैसे दे रखे हैं, पता नहीं हमारे पैसे यहाँ से आएंगे या नहीं आएंगे। उस दौरान उन्होंने फाइनेंशियली भी मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मोरली भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और हर तरीके से मुझे डिप्रेशन में जाने से उन्होंने रोका। तो काफी बड़ा उनका सपोर्ट रहा है। तो मतलब तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या रहा है जो आपको हमेशा आगे के लिए मोटिवेट करता है? दो एक, अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है रिलीजन में, तो जो भगवान श्री राम है,
वो मेरी प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत रहे। ठीक है। मैंने हमेशा बच्चों से जब भी गुरु दक्षिणा मांगी है, सेशन जब खत्म होता है, वैसे तो ये प्रथा अब रही नहीं, लेकिन फिर भी मैं बच्चों से एक बात जरूर मांगता हूँ जब हम उनकी फेयरवेल पार्टी करते हैं जी। कि भाई जीवन में यहाँ से आपकी +2 क्लास हो गई, आप बाहर जा रहे हो भाई, और कुछ अगर आप किसी को भी ये लगा हो कि राम मनोहर की हमें एक ही बात माननी है, तो आप चाहे मेरे को सम्मान देना या न देना अपने जीवन में, ठीक है, मेरे से कभी मिलना या न मिलना, लेकिन अपने माँ बाप को कभी भी परेशान मत करना, क्योंकि बहुत है भगवान श्री राम मेरा रहे हैं। और दूसरा, अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें तो मेरा जो प्रेरणा का स्रोत रहे हैं वो है लाल बहादुर शास्त्री जी। अच्छा। मैं उनको बहुत ज्यादा मानता हूँ जी। उनका देश के प्रति जो समर्पण था, वो छोटी छोटी स्टोरियां हैं उनकी, वो जब से मैंने बचपन से सुनी है तो मैं वो मेरे लिए मतलब अभी जैसे ये जो पॉडकास्ट है वो खासकर मैं डेडिकेट करता हूँ कि मिडिल क्लास लोग भी अपने जीवन में संघर्ष करें, और भी बहुत दुनिया जो है अपनी लाइफ में स्ट्रगल करे, खासकर मिडिल क्लास। तो आप हमारे यूथ के लिए क्या कुछ आपने सोचा है या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हमारा यूथ जो उसको हेल्प मिले? देखो लोकेश जी, क्या है कि जो हमारा यूथ है प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें, हमारा यूथ सोशल मीडिया में ऐसा खो गया है, हाँ जी। तो उसको पता ही नहीं दुनिया में चल क्या रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस तरह की जो चीजें हैं, इन्हीं में पूरा का पूरा जो हमारा युवा समाज है वो डूब चुका है। जबकि रियल जो वर्ल्ड है वर्चुअल वर्ल्ड है। हाँ जी। और रियल वर्ल्ड बिल्कुल इससे उलट है, बिल्कुल इससे अलग है। मेरी सभी युवाओं को एक ही सलाह है कि भाई आप इस जो झूठी दुनिया है आप इससे निकलिए, एजुकेशन के फील्ड में आप आगे बढ़िए। देश को बहुत ज्यादा जरूरत है, और देश की जरूरत को हम जब पूरा कर पाएंगे आज के समय, जब हम एजुकेटेड होंगे। एजुकेशन क्या करती है, हमें हर एक चीज के बारे में, हर एक स्थिति के बारे में उसको समझने की अक्षमता देती है, उसके बारे में हमें बताती है। तो इस झूठी दुनिया से निकलकर हमें एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए और हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप आने वाले 5 से 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखो लोकेश जी, मेरे मतलब जो बहुत सारे सपने हैं जो हर एक व्यक्ति के होते हैं, लेकिन मेरा एक जो सबसे बड़ा सपना है जिसके लिए मैं कहीं तक भी जा सकता हूँ, वो है कि मेरे को अपने एरिया में मतलब अच्छा स्कूल तो चलाना ही है, लेकिन उसके अलावा मुझे अपने एरिया में एक मेडिकल कॉलेज खोलना है जी, जहाँ पर MBBS का कोर्स भी अवेलेबल हो। मतलब MBBS तक के सारे कोर्सेज मेडिकल के अवेलेबल हो। मुझे अपने पापा के नाम से वो मेडिकल कॉलेज खोलना है, ये मेरा सबसे बड़ा सपना है। क्योंकि मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मैं नहीं बन पाया। उस समय मेरा माइंड उस तरीके से काम नहीं कर रहा था। आज मैं लगता हूँ, क्योंकि मैं अब तो डॉक्टर बन नहीं सकता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने पिता के नाम से एक मेडिकल कॉलेज खोलूँ और उनको डेडिकेट करूँ, और उनका वो जो सपना था कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊँ, वो मैं पूरा नहीं कर पाया। लेकिन मेरे एरिया में जितने भी बच्चे हैं वो सारे मेरे बेटा बेटी हैं, तो वो यहाँ से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बन सकें, तो उसके लिए मैं एक वो खोलना चाहता हूँ। और एक अच्छा स्कूल तो मेरे को चलाना ही है। बस मेरा ये सपना एजुकेशन के फील्ड में। इसके अलावा तो मेरे बहुत सारे सपने हैं, उनके बारे में फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आज आपने देखा कि हमने रामजो जी से काफ़ी सारी बातें जानी इनके जीवन के बारे में, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए आज इन्होंने जो इस मुकाम को हासिल किया है। तो उसी तरीके से हम हमारे चैनल पे, चाहे वो कोई स्टूडेंट है या कोई छोटा उद्योगपति है, कोई छोटे कारोबारी, उनकी कहानियों को जो है हम हमारे चैनल पे शेयर करते हैं। उनकी आत्मनिर्भरता की स्टोरीज को हम शेयर करते हैं, जो वोकल को ग्लोबल बना रहे हैं। और वो PM का इनिशिएटिव भी है वोकल फॉर लोकल, तो उसको भी जो है हम प्रमोट कर रहे हैं। आप हमसे जुड़िए और जानिए कि कैसे हमारे बीच के जो लोग हैं वो अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, आत्मनिर्भरता की आवाज़ है। तो मिलते हैं आपसे किसी दूसरे एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।